Okay, students, good morning. So, up to now, what we have discussed is we have discussed about adsorption and absorption. ठीक है ना, दो अलग फिनोमेना है. एक फिनोमेना सरफेस का फिनोमेना है, दूसरा क्या है, बल्क का फिनोमेना है. ठीक है ना, एक सरफेस का फिनोमेना है, दूसरा बल्क का फिनोमेना है. ठीक है ना. तो इस अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसमें एक तो हमें क्या पढ़ना है, एक तो मैकेनिज्म पढ़ना है कि कैसे हो रहा है. मैकेनिज्म पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे. ठीक है ना. और हमें पढ़ना है इसके बाद टाइप्स ऑफ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन. ठीक है ना. और मैकेनिज्म के बेस पे हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे है अंदर और बाहर बल्क के. उसके हिसाब से हम लोग दो तरह के एड्जॉर्प्शन को बताते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. ठीक है ना. अभी इसको सबको समझेंगे एक एक करके. तो स्टार्ट करते हैं इसी से. जो मैकेनिज्म है इसका, क्या मैकेनिज्म है बेटा. देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस भी सरफेस के, जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर आके पार्टिकल्स चिपकेंगे. फॉर एग्जांपल आप क्या करो, एक ग्लास ले लो ठंडे पानी का. ठीक है ना, कोल्ड वाटर. तो क्या होगा, इसकी सरफेस पे सारे के सारे आपके वाटर वेपर्स चिपक जाएंगे. ऐसे चिपक जाते हैं ना, ठीक है, अंदर नहीं जा पाएंगे. तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली आपको बताया गया है कि ये जो फिगर है ये बता रही है, जो भी आपका वाटर वेपर चिपक जाती है ग्लास के टम्बलर में. तो ये जो चीज़ बता रही है, क्या बता रही है, ये एक्चुअली ये बता रही है कि एड्जॉर्प्शन कैसे होता है. एड्जॉर्प्शन कैसे होता है. ठीक है ना. एड्जॉर्प्शन कैसे होता है, ऐसे ही होता है. अब इनको खींचने वाला फोर्स क्या है यहाँ पर, एक्चुअली खींचने वाला फोर्स ये है, इसके चारों ओर जो भी वाटर वेपर्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो ठंडी होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है और वो उसके चारों ओर लग जा रही है. ठीक है ना. तो यहाँ पर बाइंडिंग फोर्स क्या है, वो जो आपकी टेम्परेचर है. ऐसे ही जब आपने चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल डाला तो उसकी सरफेस पे आके सब कुछ चिपके. तो सरफेस पे चिपके क्यों, चिपकने का रीज़न ये था कि सॉलिड के बारे में हम ये जानते हैं कि अंदर जो भी फोर्सेस होते हैं वो बैलेंस होते हैं. मतलब इसके चारों ओर जो भी इसमें भी पार्टिकल्स होंगे वो सब फोर्स बैलेंस होंगे. लेकिन जो टॉप मोस्ट लेयर होगी इसमें जो है आपका जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो किसकी तरफ लगता है, सिर्फ अंदर की तरफ लगता है. ठीक है ना, बाहर की तरफ नहीं लगता है. इस अंदर की तरफ लगने की फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, जो इसमें बाहर के जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको अंदर की तरफ वो खींचता है और उसके टॉप पे, उसके जो सरफेस है उस जगह पर क्या है, जो दूसरा एड्जॉर्बेंट है वो जाके चिपक जाता है. ठीक है ना. एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे जाके एड्जॉर्बेंट चिपक जाता है. तो यही जो है क्या है आपका, ये आपका मैकेनिज्म है. तो मैकेनिज्म के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि द पार्टिकल्स एट द सरफेस. ठीक है ना. द पार्टिकल्स एट द सरफेस हैव only one force that drives them inwards in the bulk. ठीक है ना. जो भी बल्क है आपके उसमें ड्राइव करता है, ड्राइव्स इन द बल्क ऑफ एड्जॉर्बेंट. ठीक है ना. जो भी आपका एड्जॉर्बेंट होता है उसको उसके बल्क में सब अंदर की तरफ फोर्स होते हैं. ठीक है ना. बिकॉज ऑफ विच द जो रेजिडुअल फोर्स बच जाता है, जो भी फोर्स होता है यहाँ पर, ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एट्रैक्टिव फोर्स ऑन एड्जॉर्बेट. ठीक है ना. एट्रैक्टिव फोर्स ऑफ एड्जॉर्बेट. तो इतना आप लिख लोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो उस पर सारे फोर्सेस अंदर की तरफ हैं और जो भी आपका बाहर आपका एड्जॉर्बेट है उसमें क्या हो रहा है. ठीक है ना. एड्जॉर्बेट है, जो एड्जॉर्बेंट के ऊपर जा रहा है वो जो भी जा रहा है उसके ऊपर जो फोर्स है वो किसकी, उसे रेजिडुअल फोर्स की वजह से उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चिपके रहते हैं. ठीक है ना. तो जो एक्सटेंड होता है कि एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंड कितना होगा, कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे. किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सरफेस पे. एक तो सरफेस पे और दूसरा वो जो फोर्स लग रहा था उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है ना. अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन होते हैं वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो ये तो आपका मेन मैकेनिज्म था कि एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज, दो तरह के एब्जॉर्प्शन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है ना. पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन वो होता है जहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है
जो एब्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन होती है, जो भी एब्जॉर्ब हो रही चीज़, जो भी बाहर चीज़ है, उसकी कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा होती है, सरफेस पे कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बल्क में कम होगी। और नेगेटिव में क्या होगा, सरफेस पे जो कंसंट्रेशन होगी, सरफेस पे जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी, और बल्क में जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सरफेस कंसंट्रेशन कम और बल्क की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो यानी कि वो कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। मतलब जो एब्जॉर्प्शन की बात है, एब्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, तो सरफेस पे अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, और अगर बल्क में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। अब नेगेटिव एब्जॉर्प्शन होता क्या है, जब भी आप सॉल्यूशंस बनाते हो तो कुछ सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे भी रहते हैं, लेकिन सरफेस पे जो आपकी कंसंट्रेशन होगी, जो भी एब्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन या जो आप सॉल्यूट कहते हो उसमें, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी क्या होगी, वो कम होगी। तो कंसंट्रेशन कम होने की वजह से सरफेस पे क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में काउंट होगा। क्या होगा, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में काउंट होगा। तो एब्जॉर्प्शन दो तरह के होते हैं, ये तो आपके एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करके मैंने बताया दो तरह के। इसके अलावा दो तरह के एब्जॉर्प्शन दो फिनोमेना से होता है। पहला फिनोमेना है फिजियोसॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन, और दूसरा फिनोमेना क्या है, केमिसॉर्प्शन। तो जो भी फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी कैसा होगा, फिजिकल, ठीक है ना, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा जिसमें, उसको क्या कहोगे आप, फिजियोसॉर्प्शन, ठीक है ना। तो इस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो एब्जॉर्बेट होते हैं वो बहुत वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस है। कौन से फोर्सेस होते हैं बेटा, वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्स, ठीक है, जिसको आप लंदन फोर्सेस भी कहते हो। वॉन्डरवॉल फोर्सेस कहाँ लगते हैं, किसी भी दो एटम्स के बीच में या किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगने वाला होता है, जो फिजिकल फोर्स होता है, वो कौन सा होता है, वॉन्डरवॉल फोर्स होता है, क्योंकि ये बहुत वीक होता है, इसलिए इट्स एब्जॉर्बेंट के, क्योंकि फोर्स वीक है, इस वजह से क्या है, ये फिजियोसॉर्प्शन का जो भी हमारा फिनोमिना है, इसमें जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो बहुत वीक होगा, ठीक है ना, बहुत वीक होगा। कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है इसके बीच में, मतलब फिजियोसॉर्प्शन जब हो रहा होता है तो कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है उस समय पे, सिर्फ वो फिजिकल चेंज होता है, आप उसको फिजिकली अलग भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत वीक एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, इसमें फोर्स बहुत वीक होता है। तो सबसे पहली बात आप इसमें क्या लिखोगे कि फोर्स इसमें वीक होगा, ठीक है ना, फिजिकल फोर्सेस की वजह से। पहली बात किसकी वजह से होता है, फिजिकल फोर्सेस की वजह से होता है, जैसे कि जो वीक फोर्सेस होते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस हो गए। केमिकल फोर्सेस कौन से होते हैं, जो भी केमिकल बॉन्ड बनता है, एनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड जो मैंने आपको पढ़ा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो भी ये इस बॉन्ड को बनके जो भी ऐसा कुछ बॉन्ड बनेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो कैसा होगा, वो केमिसॉर्प्शन में आ जाएगा। और फिजियोसॉर्प्शन में फिजिकल चेंज, फिजिकली जो भी आपके फोर्सेज हैं, जो वीक फोर्सेज हैं, ठीक है ना, या फिर आप ऐसा बोल लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अगर दो छोटे छोटे चार्जेस के बीच में, उसकी वजह से होगा। तो फिजिकल फोर्सेज जो है, जहाँ पर क्या है, आपकी हीट नहीं रिलीज होती है, ठीक है ना। तो अगर हीट रिलीज कम है, ठीक है ना, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो भी हम पहले पढ़ रहे थे रिएक्शन के लिए चाहिए होती है, इसको करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत लो होती है, बहुत लो एक्टिवेशन एनर्जी में ये काम हो जाता है, लगभग जीरो रहती है, सीधे जाके वो उससे चिपक जाते हैं, कोई भी किसी भी तरह की हीट रिलीज नहीं होती है, ठीक है ना। तो फिजियोसॉर्प्शन कहाँ का होता है, हर गैस और सॉलिड के बीच में क्या होता है, फिजियोसॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। तो एक हम उस पर कंक्लूजन पे आ जाते हैं, कि क्या कंक्लूजन है, कि इसका कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता है, इस जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, फिजियोसॉर्प्शन जो होता है, कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता है कि ऐसा होगा, ऐसा ही होगा हमेशा, ठीक है ना। जैसे केमिकल में तो हमें पता है केमिकल बॉन्डिंग होगी तो ऐसा ही होगा, हमें पता होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं पता कि कैसे ज्वाइन होंगे, वॉन्डरवॉल फोर्सेस कैसे भी लग सकते हैं, कोई कहीं भी ज्वाइन हो सकता है। और दूसरा, ये रिवर्सिबल है, और ये प्रोसेस कैसा है, बहुत फास्ट है, कैसा है, ये रिवर्सिबल है, और ये प्रोसेस कैसा है बेटा, बहुत फास्ट है, ठीक है ना। तो ये तो है आपका फिजियोसॉर्प्शन के बारे में जो भी आपने पढ़ा। अगर फिजियोसॉर्प्शन के बारे में आपको बताऊं कि फिजियोसॉर्प्शन ये होता है, तो अब आप कुछ बातें लिख लेंगे, तो लिखना है तो लिख लो आप, कि लिखोगा फिजियोसॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल
एंड फास्ट प्रोसेस, ठीक है ना, पहली लाइन आप ये लिखो, ठीक है ना। देयर इज नो केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एनी ऑफ द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट एंड दे आर हेल्ड बाय वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस, ठीक है ना। वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस से ये लोग ज्वाइन होकर रहते हैं, ठीक है ना। एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस है, ये लिखवा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। देयर इज नो स्पेसिफिक नेचर ऑफ हाउ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट विल स्टिक टू ईच अदर, ठीक है ना। ये दोनों कैसे आपस में मतलब बॉन्ड कैसे होंगे, ठीक है ना, इसका कोई फिक्स नेचर नहीं है, ठीक है ना। एंड दिस हैपन्स बिटवीन एवरी गैस एंड सॉलिड, हर गैस और सॉलिड के बीच में ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। गैस के पार्टिकल्स हर सॉलिड के सरफेस पे जाके कुछ ना कुछ पड़े होते हैं और वहाँ पर उस पर फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो उस सरफेस पे रहते हैं। क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो सरफेस पे जाके चिपके हुए हैं वो आराम से वहाँ से हट भी सकते हैं। हीट रिलीज जो होती है एड्सॉर्प्शन की वो बहुत कम होती है। जो भी एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ना बेटा, वो क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक नेचर में होता है। तो मतलब इसमें भी हीट रिलीज होती है लेकिन बहुत लो हीट रिलीज होती है, मतलब इतनी कम हीट रिलीज होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि इससे कुछ हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपको हीट निकालनी हो एब्जॉर्प्शन की, जो भी हीट है अगर आप निकालनी हो एब्जॉर्प्शन की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर डेल्टा जी कैसा होगा, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा बेटा, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगा, ठीक है ना, बताया मैंने कई बार। डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी तब नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, जो भी हीट रिलीज होती है, माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, एंट्रोपी होती है, ठीक है ना। तो अगर हमारी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, तो चांसेस हैं आपके कि डेल्टा जी क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और हीट रिलीज तो क्या होगी यहाँ पर, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। तो हमेशा क्या होता है, एनर्जी में डिक्रीज होता है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है, सॉरी एंट्रोपी डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव आता है, एनर्जी डिक्रीज होती है। और हमेशा क्या रहता है, हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होता है अगर आपका क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। तो एड्सॉर्प्शन एक कैसा प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो सेकंड थिंग आप ये लिख सकते हो, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। और इसमें लिख लेना कि द डिक्रीज इन द एनर्जी appears in form of heat called heat of absorption whenever absorption is phenomena of absorption is happening, ठीक है ना। जब भी आपका एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना हो रहा होगा उस समय पे क्या होगा, हमेशा हीट जो होगी वो रिलीज होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैसा है बेटा, एक कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। एंथैल्पी कैसे क्या होती है, डेल्टा एच होती है हमारी एंथैल्पी, ठीक है ना। तो इट इज द चेंज इन द एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एब्जॉर्बेट इज एब्जॉर्ब ऑन द एब्जॉर्बेंट सरफेस, ठीक है ना। तो डेल्टा एच हमने किससे डिफाइन किया है, इसमें हमने ऐसे डिफाइन किया है कि जब 1 मोल जो है आपका एब्जॉर्बेंट पे जाके चिपक जाएगा, उस पर साथ एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हो जाएगा, उस समय पे जो भी हीट रिलीज होगी वो आपका क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो लिखो आप एंथैल्पी, नेक्स्ट लिखोगे एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए लिख लो बेटा, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट इज एब्जॉर्ब ऑन द एड्सॉर्बेंट सरफेस, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जो कि मेरे फिजियोजॉर्प्शन को बताती थी। अब हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो एड्सॉर्प्शन तभी तक होगा जब जब तक आपका डेल्टा जी जीरो ना हो जाए। जैसे ही डेल्टा जी जीरो हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी जीरो होता है, और डेल्टा जी जैसे ही जीरो होगा आप क्या करोगे, आपका उस समय पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद एड्सॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना एड्सॉर्प्शन होगा और ना ही निकलेगा, हमें ऐसा लगेगा लेकिन हो पूरा रहा होगा, लेकिन वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा फिजियोजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, फिजियोजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक लिख लो यहाँ पर बेटा, मैं लिख लेता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपकी फिजियोसॉर्प्शन। पहली क्या है बेटा, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी का मतलब जो मैंने आपको बताया था, कोई फिक्स, इसमें हमने पहले बताया था कि इसमें कोई स्पेसिफिक नेचर है नहीं, ठीक है ना, कि कैसे होगा। तो इसका मतलब कि एब्जॉर्बेंट कोई प्रेफरेंस नहीं दिखाता कि मैं इसके साथ इस पर्टिकुलर गैस को अपने क्या कहते हैं साथ चिपकाऊंगा या दूसरी गैस को एब्जॉर्ब करूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहता है वो, क्योंकि इसमें जो फोर्सेज यूज होते हैं वो क्या यूज होते हैं, वॉन डर वॉल फोर्सेज यूज होते हैं। और आपको ये बात पता है कि वॉन डर वॉल फोर्स हर किसी एक मैटर के बीच में, दो अलग अलग मैटर के बीच में लगते हैं, और ये फोर्सेज जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, इसलिए ये ईजिली हर एक सब्सटेंस के हर दो सब्सटेंस के बीच में लग सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो फिजिकल ऑप्शन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखा है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो आप ये इसके लिए अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है ना। द गिवन एब्जॉर्बेंट डजंट शो एनी प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर गैस, किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए कोई स्पेसिफिकेशन शो नहीं करता है, ड्यू टू वीक वॉन डर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, वीक वॉन डर वॉल फोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 के आपके पास नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, मतलब कि एब्जॉर्बेट का नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। इसका मतलब क्या है बेटा कि एब्जॉर्बेट का आपका नेचर कैसा है, एब्जॉर्बेट का आपका नेचर कैसा है, ठीक है ना, इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे इजी ऐसे समझ लीजिए आप कि जो इजीली लिक्विफाइबल गैस है, जैसे हमारे पास लिक्विड पेट्रोलियम गैस है या फिर कोई भी ऐसी गैस जो एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद क्या होता है, लिक्विफाई हो सकती है, तो हम क्या कहते हैं, उसका नेचर कैसा होगा, एब्जॉर्ब होने का ईजी होगा, ठीक है ना। जो ईजिली लिक्विफाइबल होती है वो ईजिली एब्जॉर्ब भी हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो एकदम वर्स्ट पे होगी कि वो लिक्विड बन जाए, यानी कि उसके अंदर जो फोर्सेस होंगे वो ऑलरेडी स्ट्रांग होंगे, तो स्ट्रांग फोर्सेस रहते हैं इस वजह से, ठीक है ना। स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे, क्योंकि उस समय पे क्या होता है आपका एक क्या कहते हैं आपकी जो स्टेट होती है वो चेंज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि कोई गैस है और वो वर्ज पे है कि वो लिक्विड बन रही हो, ठीक है ना। वर्ज पे मतलब वो अपने किसके बॉइलिंग पॉइंट के बहुत पास होगी, या फिर इसको क्या करो लिक्विफिकेशन पॉइंट जो होगा इसका बहुत पास होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पे जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने ही वाली होगी। इस टाइम पे जो उसके फोर्सेज हैं अंदर के वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कंपैरेटिवली क्रिटिकल टेम्परेचर पे, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इस समय पे जो फोर्सेज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस समय पे हमारा जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि अगर हम नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि हम कैसी गैस लें जो इजीली लिक्विफाइबल गैस है, मतलब जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास रहता है, ठीक है ना। उन गैसेस के साथ जो एब्जॉर्बेंट का प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है फिजियोसॉर्प्शन में, ठीक है ना। फिजिकल एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है इस केस में, ठीक है ना। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है, ये रिवर्सिबल नेचर कैसा होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल नेचर मतलब कि जब भी सॉलिड और गैस को, जैसे मान लो कि आपने बनाया सॉलिड, इसका मतलब क्या है, सॉलिड था और गैस था, और उसके साथ मैंने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करी, तो क्या बना यहाँ पर, सॉलिड गैस का एक यहाँ पर एब्जॉर्बेट बन गया और साथ में कुछ हीट रिलीज हो गई, ठीक है ना। ये प्रोसेस बहुत इजीली रिवर्सिबल होता है, आपने थोड़ी सी हीट देनी है तो ये वापस ऐसे आ जाएगा। मतलब अगर ये हीट कहाँ से आ सकती है, इतनी कम हीट होती है कि आप ये कहाँ से ले सकते हो, ये आप अपनी सराउंडिंग से भी ले सकते हो। समझ में आया बेटा, ये आप अपनी सराउंडिंग से भी ले सकते हो। तो जैसे जैसे हीट या प्रेशर बढ़ता है या टेम्परेचर घटता है, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे और टेम्परेचर को घटाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपका फिजियोसॉर्प्शन का प्रोसेस जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों, देखो प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस जो है वो कंपेल हो जाएगी कि जाके इस पर चिपकना है, ठीक है ना, इस सॉलिड की सरफेस पे जाके चिपकना है, यही तो होगा। जब कंप्रेस होगी तो सॉलिड की सरफेस पे जाके तो चिपकेगी, ठीक है ना। तो उस समय पे क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि उस समय पे ये प्रोसेस बढ़ जाएगा। या दैट मीन्स अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया या टेम्परेचर को कम किया तो ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा,
और आपने जस्ट उल्टा किया तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वापस सॉलिड और गैस अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आगे इसमें क्या हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप हीट दोगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। ये बात तो समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो क्या है बेटा, जो सरफेस एरिया होता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया, ठीक है ना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा फिजिक्स ऑप्शन होगा। ये तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो फिजिक्स ऑप्शन आपका ज़्यादा होना ही है, क्योंकि वहाँ पर एरिया ज़्यादा है जहाँ पर जाके एड्जॉर्प्शन हो सकता है। और इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, इसके बारे में मैंने बात करी थी कि अगर इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, कैसी होती है, इसकी लो होती है। तो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कैसी होती है बेटा, लो होती है। तो आपकी फिजिक्स ऑप्शन की जो इंथैल्पी है वो बहुत ही लो रहती है, ठीक है ना। क्यों लो रहती है, तो समझ में आ गया कि वीक फोर्सेस होते हैं, इस वजह से इसकी इंथैल्पी लो रहती है, ठीक है ना। बहुत कम हीट रिलीज होती है, तभी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ज़्यादा हीट रिलीज हो जाएगी, कोई केमिकल प्रोसेस हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये आपका क्या कहते हैं, फिजिक्स ऑप्शन नहीं रह जाएगा, ये केमिकल ऑप्शन हो जाएगा और इसको रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बना पाओगे आप, ठीक है ना। एक बार केमिकल प्रोसेस हो गया तो वापस रिवर्स हो पाता है, नहीं हो पाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, तो ये तो थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये सब था आपके किसके बारे में, फिजिक्स ऑप्शन के बारे में। तो फिजिक्स ऑप्शन के बारे में अगर कोई भी चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी पूछा जाए तो एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, एमसीक्यूज ऐसे बनेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन, ठीक है ना, तो उसमें एक ही लिखा होगा, एक इनमें से कोई एक लिखा होगा कि एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो लिखा होगा, बाकी लिखा होगा एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई, ठीक है ना। देयर इज स्पेसिफिसिटी ऐसे लिख सकता होता है, इट डजंट डिपेंड ऑफ नेचर, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे लिख देगा। तो उसमें जो सही होगा आपका क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन लो है। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है बेटा, लो है। ये आपका ठीक होगा, तो आपको इस पर टिक करना होगा। या फिर पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन, तो बाकी सब लिख देगा, ठीक है ना, सब लिखेगा और बीच में एक रिवर्सिबल डाल देगा, तो इरिवर्सिबल पे आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज हाउ एमसीक्यूज विल बी मेड। तो ये सब था फिजिक्स ऑप्शन के बारे में। अब क्या करते हैं, केमिज ऑप्शन के बारे में बोलते हैं, केमिज ऑप्शन के बारे में बोलते हैं। केमिज ऑप्शन, इसका दूसरा नाम क्या है, केमिकल, जैसे उसका नाम था फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इसका क्या है, केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना, केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है बेटा। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में अब क्या होगा, ये होगा कि ये कैसा होता है बेटा, सबसे पहले स्पेसिफिक नेचर का होता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज ये इरिवर्सिबल होता है, और कैसा होता है बेटा, ये स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन फास्ट था तो ये कैसा है बेटा, ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। अब अगर बात करें कि फोर्सेस क्या लग रहे हैं, तो इस टाइप पे इस समय पे क्या होता है, कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड जरूर बनेगा। इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में, ये वाले प्रोसेस में केमिकल बॉन्ड जरूर बनेगा, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्ड अगर बनेगा तो पक्का है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। जब किसी भी केमिकल बॉन्ड की बात करूँ मैं, आयोनिक की बात करूँ, इन कंपेरिजन टू वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, इनमें से कोई भी बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, वो जो बॉन्ड होंगे वो कहते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, ठीक है ना, तो ये प्रोसेस कैसा हो जाता है, ये प्रोसेस जो होता है स्लो हो जाता है, दूसरा ये रिवर्सिबल होता है, और ये बहुत स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब स्ट्रांग बॉन्ड वाला फोर्स होता है, ठीक है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, एक बार बन जाए तो दोबारा नहीं होता, ठीक है ना। और केमिज ऑप्शन क्या करता है, क्या रिजल्ट क्या बनाता है, जैसे मान लो दो चीज़ें होंगी जिनके बीच में केमिज ऑप्शन होगा, दो अगर सब्सटेंस है, एक एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट है, इसको मिलके क्या बनाएगा, एक सब्सटेंस बनाएगा जिसमें ये ज्वाइन हो गया होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसे करके ज्वाइन हो जाएगा, तो यानी कि ये कैसा है बेटा, ये क्या बनाता है, एक यूनिमोलिकुलर, जैसे मॉलिक्युलरिटी मैंने पढ़ाई थी वहाँ पर देखा था आपने, यूनिमोलिकुलर लेयर या फिर यूनिमोलिकुलर सब्सटेंस बनता है जब भी केमिज ऑप्शन होता है, ठीक है ना। और ये परमानेंट बन जाता है, ये वापस रिवर्स
नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें इंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, बहुत हाई होगी, ठीक है ना। चेंज ऑफ इंथैल्पी जो क्या कहते हैं इंथैल्पी ऑफ केमिसॉर्प्शन होती है वो हाई होती है, ठीक है ना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं फटाफट, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे किसकी, केमिसॉर्प्शन की, केमिसॉर्प्शन। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हाई स्पेसिफिसिटी, हाई स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है नेचर में, बीच में अगर केमिकल बॉन्ड बन रहे होंगे तो ही ये प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। जब भी पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर, पॉसिबिलिटी होगी किसकी, केमिकल बॉन्ड की, तो आप लिखो इसमें व्हेनेवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट, only at that time the chemisoption will occur, ठीक है ना, only at that time the chemisoption will occur। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन गेट एड्सॉर्ब ऑन द मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या होती है, सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाती है और वहाँ पर ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन जो है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, केमिसॉर्प्शन प्रोसेस है। रस्टिंग क्या है, एक केमिसॉर्प्शन का प्रोसेस है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जाके क्या आयरन के सरफेस पे जाके लग जाती है और वहाँ पर आयरन ऑक्साइड बना देता है। तो हाई स्पेसिफिक है कि अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ही होगा वरना नहीं होगा, तो ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी क्या कहती है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपको पता है केमिकल चेंज हो गया, क्या केमिकल चेंज हो गया तो वो रिवर्स नहीं आएगा प्रोसेस कभी भी, ठीक है ना, रिवर्स कभी प्रोसेस नहीं आएगा। तो आप ये लिख लेना कि केमिकल एब्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, इसलिए क्या होता है ये रिवर्सिबल नहीं होता है। पिछले वाला क्या था, सिर्फ फिजिकल चेंज था। थर्ड इज सरफेस एरिया, ठीक है ना, पिछले में भी पढ़ा था। सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे फिजियोसॉर्प्शन में बढ़ता है सरफेस एरिया से फिजियोसॉर्प्शन, ऐसी सरफेस एरिया बढ़ने में केमिसॉर्प्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि ये केमिकल बॉन्ड बनाए एक दूसरे से और प्रॉपरली बने। लेकिन इसमें ओरिएंटेशन भी डिपेंड करती है। अगर ओरिएंटेशन गलत होगी, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में आरएनएस कोलिजन थ्योरी में बताया था कि अगर ओरिएंटेशन सही नहीं हुई तो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस तो दो सिर्फ लोगों के बीच में होना है, दूसरी तीसरी स्पीसी नहीं है, तो इसमें ओरिएंटेशन का फर्क उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ एड्सॉर्बेंट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना, तो फर्क पड़ सकता है, ठीक है ना। थर्ड के बाद फोर्थ थिंग क्या है आपकी, इंथैल्पी, ठीक है ना। तो इसमें इंथैल्पी जो है वो क्या होती है आपकी, हाई होती है। कैसी होती है इसकी, हाई होती है। तो आप लिखोगे द इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ द केमिसॉर्प्शन इज हाई इन ऑर्डर ऑफ 80 to 240 किलो जूल पर मोल, इतनी इंथैल्पी रहती है। तो उसका डेल्टा एच कितना रहता है, लगभग 80 to 240 किलो जूल पर मोल के अराउंड रहता है, ठीक है ना, इतना रहता है। तो ये कैसा है आपका हाई इंथैल्पी रिलीज वाला आपका फिनोमेना है। तो इसमें आप लिखोगे, ठीक है ना, आप ऐसे लिख लोगे केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स बॉन्ड फॉर्मेशन, देयरफॉर द इंथैल्पी ऑफ केमिसॉर्प्शन इज हाई, ठीक है ना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको प्रोसेस को यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो आपको इनके बीच में डिफरेंसेस लिखने आने चाहिए, कंपैरिजन करना आना चाहिए, दोनों के दोनों जो टाइप्स ऑफ आपके मैंने आपको एब्जॉर्प्शन बताया केमिसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन, ठीक है ना, इसके बीच में आपको डिफरेंस लिखना आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको इसमें मेरे को असाइनमेंट में करके दिखाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, लिखो एज्यूमिंग एड्सॉर्प्शन to be a spontaneous process, ठीक है ना, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है हमारा एड्सॉर्प्शन। इसको क्या करना है, शो थर्मोडायनेमिकली दैट इट इज एक्सोथर्मिक। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखो, मैं आपको जो पढ़ा रहा था वही चीज़ है, ठीक है ना। क्या दिया है आपको,
डेल्टा जी आपको क्या दिया है, नेगेटिव दिया। मेन चीज़ आपको जो दी है वो क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट मीन्स डेल्टा जी इज नेगेटिव। और आपको पता है डेल्टा जी कैन बी रिटन एज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। यानी कि आपको डेल्टा एच को बताना है कि नेगेटिव आए वो वैल्यू, ठीक है ना। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एच अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसको एक तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। जब भी आपका एड्जॉर्प्शन होगा, इसका मतलब क्या है, जो सरफेस है वो डिक्रीज करेगी। जैसी सरफेस डिक्रीज करती है आपकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू, अगर एस जो है डिक्रीज करेगा तो यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना पहले अगर, ठीक है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम लोग, तो बाद में कम हो गई यानी कि डेल्टा एस क्या आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि डिक्रीज कर गया। तो आपको एक बात पता है कि डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है ना, और प्लस टी टेम्परेचर, तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो वैल्यू होगी, और डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या है आपकी, नेगेटिव है। इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है। तो अब आपको ओवरऑल दिखेगा कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव तो कहीं से होगी नहीं, क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू। यही हमको प्रूव करना था थर्मोडायनेमिकली, सिंस डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, then overall delta H will be negative, and hence the spontaneous process of adsorption is exothermic in nature, क्योंकि डेल्टा H मेरा क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया, ठीक है बेटा। दिस इज हाउ इट इज प्रूव्ड। यही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये क्वेश्चन आप कर लेना। दिस इज योर NCERT एक्सरसाइज 5.8, ठीक है ना। 5.8 में एक्सरसाइज जो है आपकी उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था तो मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ करा दिया आपको, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है वाली बात। तो इस क्वेश्चन को करना है, मैं आपको ऑलरेडी लिख के दे दूंगा तो आप इसमें कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू फॉर द क्लास।